दीदी के साथ बदलते भारत की शान। यहाँ लगा लेती यार नीचे हो जाए थोड़ा ऊपर कर लीजिए। मुझे लगता है लाई चेंज करना। अरे टाइम नहीं कर दीजिए। किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ और शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ किसान बुलेटिन। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को एक बार फिर से हलफनामा दिया गया। किसानों को नकली एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए, साथ ही किसानों की फसलों को नकली खाद एवं बीज से कोई नुकसान न हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। भारत को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में अगले 3 साल के लिए फिर से चुना गया। WFP के कार्यकारी बोर्ड में भारत की निरंतरता WFP में इसकी भागीदारी को और करेगी मजबूत। अब खबरें विस्तार से। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पतंजलि के सह संस्थापक बाबा रामदेव द्वारा दायर माफी हलफनामे को भी स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि बालकृष्ण और रामदेव की माफी सिर्फ कागजी है। न्यायालय ने पतंजलि और उसकी सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में लाइसेंसिंग अधिकारियों की विफलता के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि पतंजलि के MD और बाबा रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करते हुए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से बचने की कोशिश की है। किसानों को नकली एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए, साथ ही किसानों की फसलों को नकली खाद एवं बीज से कोई नुकसान न हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। जी हां, दुकानदार कई बार किसानों को नकली, मिलावटी या अधिक दामों पर खाद बीज बेच देते हैं, जिससे किसानों को कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसको देखते हुए कृषि विभाग द्वारा ऐसे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जाती है। इसके लिए राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आदान विक्रेताओं के स्टॉक एवं उर्वरक का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही किसानों को खाद बीज खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों को कृषि आदान खरीदते समय आदान का पक्का बिल लेने की सलाह दी है। किसानों को बिल में आवश्यक विवरण जैसे कृषि आदान का नाम, बैच संस्था, निर्माण तिथि, आयु समाप्ति तिथि तथा डीलर के हस्ताक्षर आदि की जानकारी देने को कहा है। कृषि विभाग का कहना है कि किसी भी उत्पाद के संबंध में कोई भ्रामक जानकारी होने पर उसे नहीं खरीदें तथा कृषि विभाग को इसकी जानकारी दें। इसी परिप्रेक्ष्य में उर्वरक बैग पर भ्रामक जानकारी अंकित करने के मामले में जयपुर की ओर से उर्वरक निर्माता कंपनी मैसर्स गंगापुत्र कृषक फर्टिलाइजर कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है। उर्वरक निर्माता कंपनी मेसर्स कृषक फर्टिलाइजर कंपनी की ओर से राज्य में बिना विक्रय अनुमति के कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया को एक NPK नाम से भ्रामक उर्वरक किसानों को बेचा जा रहा था। जांच में इसकी पुष्टि होने पर इस फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के कार्यकारी बोर्ड में अगले 3 साल की अवधि यानी 2025 से 2027 के लिए फिर से चुना गया है। WFP के कार्यकारी बोर्ड में भारत की निरंतरता WFP में इसकी भागीदारी को और मजबूत और गहरा करेगी। इसकी जानकारी कृषि मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर दी है।
जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा देश के अन्नदाता का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शाहपुर कंडी डैम बरसों तक लटका रहा, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा था। हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए न केवल काम किया बल्कि अपने किए वादे को पूरा किया है। कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियों, मसालों आदि की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार की इस योजना का मकसद है बागवानी उत्पादन में सुधार करना, पोषण सुरक्षा बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना। बागवानी के विकास के लिए चल रहे और नियोजित कई कार्यक्रमों के बीच अभिसरण स्थापित करना है। पारंपरिक और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सहज मिश्रण के माध्यम से प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। गर्मी के मौसम में कैसे किचन गार्डन की सहायता से कम खर्च और कम मेहनत में आप प्राकृतिक सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है, ऐसे में सेहतमंद रहना भी बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको ताज़ा फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। गर्मियों के टाइम पर खुद के किचन गार्डन में सब्जियां लगाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे आप अपने घर पर ही ताज़ा सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि पोषक तत्वों का भी सही मात्रा मिलता है। किचन गार्डन के लिए हमेशा नेचुरल ब्रीडिंग वाले बीजों का इस्तेमाल करें, न कि हाइब्रिड का। नेचुरल ब्रीडिंग वाले पौधों में फल और सब्जियां ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। सब्जियों में शुरू में आप पुदीना, धनिया, करी पत्ता, हरी मिर्च, लेमन ग्रास या अलग अलग तरह के साग उगा सकते हैं। इन्हें फलने फूलने के लिए ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती। टमाटर, खीरा, बैंगन और हरी मिर्च के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं। इनमें भिंडी, पालक, धनिया, पुदीना आदि शामिल हैं। इन सभी सब्जियों को उगाने में अधिक मेहनत नहीं लगती है। आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्य आजादी के 100वें वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भारत इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन काम कर रहा है। भारत की आर्थिक तरक्की का ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के साथ ही दुनिया के कई देशों को पूरा भरोसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां एक और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2047 तक 8 भारतीय राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पार करने की राह पर हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। यह तेजी सिर्फ तटीय राज्यों को नहीं बल्कि लैंडलॉक राज्यों को भी इससे सहूलियत मिलेगी और भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सफर में राज्यों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि भारत के 8 राज्य वित्तीय वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात वित्त वर्ष 2039 तक $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर इस मामले में सबसे आगे रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र इस आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को फाइनेंशियल ईयर 42 तक लक्ष्य हासिल करने का अनुमान है।
वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की नजर 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य है और कर्नाटक की 2032 तक। हालांकि मौजूदा विकास दर पर केवल 3 राज्यों के $0.5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय राज्य निम्न मध्यम आय श्रेणी में आते हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय $1,086 से $4,255 तक है। वर्तमान में केवल गोवा और सिक्किम को विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम आय वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार निम्न आय वर्ग में हैं। आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्य आजादी के 100वें वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यदि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनने के सफर को प्राप्त कर सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। आपको दिखाते हैं साई रसोई समूह की महिलाओं की पहल। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिले पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, इसके लिए महिलाओं ने उठाया है बीड़ा। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। मानवता के इसी धर्म को निभा रही हैं हरियाणा के कैथल की कुछ महिलाएं, जो शहर की झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रही हैं। कैथल में इन महिलाओं ने अपनी रसोई को नाम दिया है साई रसोई। ये एक छोटी सी शुरुआत है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम खिलाएं। सबको खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो जीवन हमारा है किसी के काम आ रहा है, किसी को 2 रोटी हम खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस प्रकार साई समूह की श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में ले जा रही हैं और लोगों को सर्व कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार जरूरतमंदों को अपने हाथों से बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। साईं जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि भूखों को ही अन्न खिलाना है। इसे बच्चे जो छोटे छोटे खा रहे हैं उनको देख के हमें आत्मा को शांति मिलती है। हमने आगे भी इसी प्रेरणा से ही हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही रसोई को अपना अग्रसर लेके जाएंगे। साईं की रसोई के इस कदम की शहर में लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कहते हैं कि साईं बाबा अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन बनाकर लोगों को खिलाते थे। इसी से प्रेरित महिला समूह की प्रभारी प्रिया ठकराल ने कई अन्य महिलाओं सुषमा, गीता, अंजलि, वंदना, सारिका और शालू के साथ मिलकर भोजन कराने का ये अभियान चलाया है। साई रसोई समूह की सभी सदस्य महिलाएं हर वीरवार दोपहर को अपने घरों से चावल, रोटी, राजमा, चने, मिक्स वेज, खीर, हलवा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आती हैं और जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह खाना परोसती हैं। अब साई की रसोई की कोशिश है कि हर दिन लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग की आवक सीमित देखने को मिली। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक 11 अप्रैल को राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग का भाव रहा 7,932 रुपए, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। वहीं बात कुल दलहन की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234.42 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल दलहन की उपज 260.58 लाख टन रही थी।
प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। ग्यारह अप्रैल को मूंगफली की आवक खासी सुस्त देखने को मिली। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में ही मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सोनगढ़ मंडी में गुरुवार को मूंगफली के सौदे 6,810 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में केले की पौध लगाने का काम करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में गर्मियों के मौसम में सब्जियां बोने का काम करें। वहीं यहाँ के किसान धान की अगेती किस्में, ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी मैदानी इलाके में अदरक और हल्दी की रोपाई का काम करें। वहीं असम के उत्तरी मैदानी इलाके में जूट और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। मेघालय में मिर्च, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च की बुआई और रोपाई करना जारी रखें। मिजोरम के किसान धान की रोपाई करते रहें। मणिपुर में इन दिनों मसूर और सरसों की कटाई का काम करें। मणिपुर के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करना भी इस समय उचित रहेगा। नागालैंड में मिर्च की रोपाई करें। यहाँ के किसान धान की नर्सरी भी बो सकते हैं। नागालैंड में मक्का और कंगनी की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान अदरक और आलू की भी रोपाई करते रहें। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई
में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। किसान समाचार में अब क्रम है कुछ और समाचारों का, तो आइए देख लेते हैं इन्हें खास खबरों के माध्यम से। इंडिया गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। भाजपा नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि सनसनी फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी अनर्गल बातें कर रही है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, गोरखपुर से जावेद सिमनानी को प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे आगे महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पुदुचेरी में माहे जिले के सभी 31 मतदान केंद्रों पर मौजूदा लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। दरअसल एक अनूठी मतदाता जागरूकता पहल में चेन्नई में स्कूबा गोताखोरों ने समुद्र में गोता लगाते हुए नीलांकरई में 60 फीट पानी के अंदर मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया है। हैदराबाद में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 34,39,000 रुपए से अधिक की नगद धनराशि बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि 56,000 रुपए से अधिक मूल्य का सामान और 50 लीटर शराब भी जब्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान के महत्व पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में माओवादी संगठन से जुड़े 15 सक्रिय सदस्यों ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। म्यूचुअल फंडों ने वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 70% ज्यादा निवेशक जोड़े। इक्विटी बाजार में तेजी की वजह से फंड उद्योग को ज्यादा निवेशक आकर्षित करने में मदद मिली। म्यूचुअल फंडों ने पिछले साल 68 लाख निवेशक शामिल किए थे। देश भर में चैत्र नवरात्रि की रौनक छाई हुई है। इस अवसर पर गोवा के गवर्नर पी.एच. श्रीधरन पिल्लई अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। और किसान समाचार में अब इतना ही। और किसान समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए बुलेटिन।